आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको कार्टून स्टाइल वीडियोस पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। छोटे से गांव गुलाबपुर में आम का मौसम एक अलहदा ही बहार लेकर आता था। आसमान में मध्यम नीली चादर तनी होती, पेड़ों पर कोयलों की मीठी कूक गूंजती और मिट्टी से उठती हल्की सी आम्रवेली की सौंधी खुशबू हर दिल को तरोताजा कर देती थी। मगर इसी आम के मौसम में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे गांव को उलझनों की सी लहर में जकड़ लिया। ये बात तब शुरू हुई जब चंपा नाम की एक 17 बरस की लड़की ने अपने दादी अम्मा की पुरानी रसोई में रखे एक पीतल के मर्तबान को साफ करते हुए उसमें कुछ चिपका सा महसूस किया। एक गाढ़ा सुर्ख रंग का रेशा जो सूख चुका था, मगर उसमें अब भी कुछ ऐसी खुशबू बाकी थी जो इंसान के जायके को जागृत कर दे। वो चंपा ही थी जिसने दादी से पूछ लिया, ये क्या था दादी? बहुत अजीब सी खुशबू है। और दादी की आंखों में एकदम से वो चमक लौटी जो सालों से खोई हुई थी। उन्होंने कांपते हाथों से मर्तबान थामा और धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, ये वही चटनी है जिसने किसी जमाने में इस घर को जोड़े रखा था। खट्टी मीठी आम की चटनी। और बस यहीं से शुरू हुआ चंपा का एक ऐसा सफर जिसमें आम की चटनी सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि यादों, रंजिशों, मोहब्बतों और रुसवाइयों का मरकज बन गई। दादी ने बताया कि ये चटनी उनकी नानी जान ने बनाई थी जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। वो अपने बाग से खास सफेदा आम चुनती, गुड़ और सौंफ से एक जादुई मेल करती और फिर महीनों उसे धूप में रखकर पकाती ताकि उसकी मिठास में वो कसैलापन भी हो जो जिंदगी में धूप छांव से आता है। चंपा को ये सब एक कहानी सा लगा, मगर अगले ही रोज जब वो गांव के मेले में गई, वहां अचानक ही एक बूढ़ी सी औरत मिली जिसकी आंखें हूबहू उसकी दादी जैसी थीं। और उसने सिर्फ एक बात कही, वो चटनी अब फिर से बनानी पड़ेगी, वरना इस गांव की हिफाजत नहीं हो सकेगी। चंपा सिहर गई, मगर उसी रात उसने पुराने खंडहरों में वो बाघ देखा जो उसकी दादी की बातों में था। और अजीब ये कि वहां अब भी आम के पेड़ लगे थे, मगर कोई भी आम पका नहीं था। बस खामोशी, एक रहस्यमय सन्नाटा और हल्की सी सड़ांध, जैसे कोई सालों पुरानी साजिश वहीं दफन हो। तभी चंपा को गांव की सबसे बूढ़ी महिला चिट्ठी वाली बाई मिली, जिसने धीरे से कहा, हर पीढ़ी में एक लड़की होती है जिसे चटनी बनानी होती है, मगर ये आसान नहीं। उस चटनी में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि वफा, सच्चाई, गम और इंतकाम भी घोलना पड़ता है। और फिर शुरू हुआ चंपा का सफर, आमों की तलाश, उन पुराने बर्तनों की खोज जहां वो चटनी पकती थी, और उन कहानियों को फिर से जीना जिनमें उसकी दादी का बचपन, गांव की रंजिशें और एक गुमनाम मोहब्बत छुपी थी। मगर जैसे जैसे चंपा इस चटनी के करीब जाती, उसके सपनों में अजनबी चेहरे आने लगे। एक नौजवान जिसकी आंखों में दर्द था, एक औरत जिसकी हंसी में कराह छुपी थी, और एक बच्चा जो हर रोज चटनी की तलाश में रोता था। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि चंपा पे जादू हो गया है, मगर दादी ने सिर्फ एक बात कही, बिटिया, चटनी बनाना इबादत है, मगर उसमें अपना दिल भी लगाना पड़ता है। और वाकई जब चंपा ने पहला आम चुना तो उसे लगा जैसे पेड़ ने उसे छूकर दुआ दी हो। मगर असली मुश्किल तब आई जब उसे पता चला कि वो आम जिनसे चटनी बनती है अब सिर्फ उस पेड़ पर लगते हैं जिसे गांव वालों ने मनहूस कहकर छोड़ दिया था। पुराने पीपल के पीछे एक कोना था जहां एक झोपड़ी में कोई रहता नहीं था, मगर हर साल वही पेड़ सबसे पहले फूलता था और उसी में सबसे खट्टे, सबसे मीठे आम लगते थे। चंपा ने जब वहां जाना शुरू किया तो हर रात कोई पेड़ के नीचे आम रख जाता, कभी 2, कभी 4, और चंपा उन्हें लेकर वापस आती, धोती, काटती और गुड़ की चाशनी में डालती। मगर एक रात जब वो वहां पहुंची तो एक पुराना खत मिला जिसमें लिखा था, ये आम मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानी है, इन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि इनसे बनी चटनी ही मेरी रूह को राहत देगी। अब ये मोहब्बत कौन सी थी, किसकी थी, और क्या वाकई आमों में रूह बसती है? ये सवाल चंपा को नींद नहीं लेने देते थे। मगर फिर एक रोज जब पहली बार वो चटनी उबलने लगी तो पूरे गांव में अजीब सी खुशबू फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और हर किसी को लगा जैसे कोई भूली बिसरी यादें लौट आई हैं। दादी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, ये वही खुशबू है जो तेरे नाना जान के कदमों से आती थी।
और अब चंपा को ये समझ आने लगा कि चटनी बनाना महज एक खाना पकाना नहीं था। ये दरअसल रिश्तों को फिर से जोड़ने का अमल था। मगर अब उसका सामना उस सच्चाई से होना बाकी था जिसने सालों पहले उस झोपड़ी को खामोश कर दिया था। और उसी चटनी के कारण गांव में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे हर कोई भुला देना चाहता था। मगर वो जब चटनी की खुशबू पूरे गांव में फैली तो जैसे सालों पुरानी थकी हुई रूहें जाग उठीं। कोई बुजुर्ग जो बरसों से गुमसुम बैठा था मुस्कुराने लगा। बच्चे जो चटनी का मतलब भी नहीं जानते थे वो भी पूछने लगे कि ये क्या है जो दिल तक को मीठा कर दे। मगर चंपा जानती थी कि असली फसाना अब शुरू हुआ है, क्योंकि जिस रात उसने चटनी पहली बार चखा उसे एक सपना आया। सपने में वो उसी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी जहां पीपल का पेड़ झुका हुआ था और उसके नीचे कोई बैठा था। उसका चेहरा धुंधला था मगर उसकी आवाज में एक सुकून था। वो कह रहा था, तुमने पहला कदम उठा लिया है, मगर चटनी तब मुकम्मल होगी जब उसमें वो नमक मिलाया जाएगा जो आंखों से बहता है। और चंपा की आंख खुली तो पाया कि उसके तकिए पर आंसुओं के निशान थे। वो परेशान थी, मगर उसकी दादी ने सवेरा होते ही उससे वो खत मांगा जो आमों के साथ मिला था। खत को पढ़कर दादी चुप हो गईं। उन्होंने अपनी संदूकची खोली और एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें एक नौजवान सिपाही था, सीधा खड़ा, आंखों में रोशनी और जेब में वही खत जो चंपा को मिला था। दादी ने धीमे से कहा, ये तेरा दादा नहीं है, मगर ये वो शख्स है जिसने हमारी दुनिया को उलझा दिया। उसका नाम था रमजान अली। और ये सुनते ही चंपा की सांस थम गई, क्योंकि रमजान अली का नाम गांव में जैसे मनहूस माना जाता था। लोग कहते थे वो एक पाकिस्तानी सिपाही था जो बंटवारे के वक्त इस पार रह गया। मगर सच ये था कि वो इसी गांव का था, एक मिठाई वाले का बेटा। और उसकी मोहब्बत थी चंपा की नानी, सुंदर, ज़हीन और आम की चटनी बनाने में माहिर। दोनों की मोहब्बत उस वक्त परवान चढ़ी जब हिंदू मुस्लिम के नाम पर सरहदें खींची जा रही थीं। रमजान अली और चंपा की नानी ने मिलकर एक ऐसी चटनी बनाई थी जो दोनों के जायकों को जोड़ती थी, खटास उसकी और मिठास उनकी। और उस चटनी को जब गांव की पंचायत में पेश किया गया तो सबने कहा, ये सिर्फ आम की चटनी नहीं, ये तो इत्तेहाद की दवा है। मगर कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी। कुछ कट्टर दिलों ने रमजान पर झूठा इल्जाम लगाया, उसे जासूस कहा और एक रात उसे उसी झोपड़ी में कैद कर दिया गया जहां अब पीपल का पेड़ है। नानी ने पंचायत से भीख मांगी, आम लुटा दिए, मगर चटनी नहीं छोड़ी। वो रोज एक बर्तन उसी पेड़ के नीचे रखाती और कहते हैं रमजान ने उस चटनी को आखिरी बार उसी रात चखा और उसके बाद वो गायब हो गया। कोई कहता वो मार दिया गया, कोई कहता वो सरहद पार भाग गया। मगर नानी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने उस पीपल के पेड़ को संभाल कर रखा और वही आम हर साल उसी मौसम में लगते रहे। अब चंपा को समझ आया कि आमों का स्वाद सिर्फ पेड़ से नहीं बल्कि इश्क से आता है। और अब उसे वो चटनी पूरी करनी थी जो अधूरी रह गई थी। मगर वो नमक कहाँ से लाए जो रमजान के आंसुओं से मिला था। तभी चिट्ठी वाली बाई फिर आई। इस बार उसके हाथ में एक पुराना बक्सा था जिसमें एक शीशी रखी थी। उसमें खारापन था, मगर अजीब सा। औरत ने कहा, ये नानी जान के आंसू हैं। उन्होंने हर रोज एक बूंद उस शीशी में डाली थी जब रमजान की याद में रोती थीं। और चंपा ने कांपते हुए वो आंसू चटनी में मिलाए। एक हौले सी लहर दौड़ गई, बर्तन खुद ब खुद कांपने लगा और फिर जैसे वक़्त की रेखाएं खुलने लगीं। पूरे गांव में एक साज बजा, कोई पुराना नगमा, जैसे वो चटनी खुद गुनगुना रही हो। मगर अब एक नया सवाल उठा, वो शख्स कौन था जो हर रात आम रख जाता था और क्यों उसके खत में रमजान की ही तहरीर थी। चंपा ने तय किया कि वो अब उस झोपड़ी में रात गुजारेगी। और जब वो वहां पहुंची तो देखा कि झोपड़ी अब उजड़ी हुई नहीं बल्कि उसमें दीपक जल रहा है और अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। वो धीरे से दाखिल हुई तो सामने वही नौजवान खड़ा था जिसे उसने सपनों में देखा था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अजान हूं, रमजान अली का पोता। और चंपा सिहर गई। अजान ने बताया कि रमजान अली सरहद पार नहीं गए बल्कि गांव वालों ने उन्हें मारा नहीं, बस डर से उन्होंने खुद को झोपड़ी में कैद कर लिया और चुपचाप वहीं जिंदगी गुजार दी। अपनी मोहब्बत की याद में उनकी मौत के बाद उनकी निशानियों को बचाकर रखा गया। और अब वक्त आ गया है
कि चटनी को मुकम्मल किया जाए ताकि दोनों तरफ की मोहब्बत फिर से एक हो सके। अजान ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम मिलकर वो आखिरी चटनी बना सकते हैं जिसमें रमजान और नानी की आखिरी दुआ मिलाई जाए। और जब दोनों ने आखिरी बार आम काटे, गुड़ घोला और वो शीशी का बचा कुचा नमक मिलाया तो चटनी सिर्फ नहीं बनी बल्कि पूरे गांव में जैसे बरसों पुराना एक मेल फिर से कायम हो गया। चंपा की आंखों में अब सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि जद्दोजहद की एक चिंगारी भी जल रही थी। चटनी बन गई थी, लोगों के दिल जुड़ गए थे, गांव फिर से महक उठा था। मगर उसकी रूह को तब तक सुकून नहीं मिल सकता था जब तक रमजान अली की मौत का पर्दा नहीं हटता। वो जानती थी कि गांव का सबसे बूढ़ा और सबसे रौबदार आदमी सूरज पहलवान ही है, जो उस रात का गवाह है जब रमजान झोपड़ी में आखिरी बार देखा गया था। सूरज पहलवान अब 90 के पार था, मगर उसकी आंखों की चमक अभी भी वैसी ही थी जैसे उस वक्त जब वो गांव की कुश्तियों का चैंपियन था। उसने न जाने कितने लोग पटके थे, जुबानों को, यादों को और शायद सच्चाइयों को भी। चंपा जब पहली बार सूरज पहलवान के अहाते में दाखिल हुई तो उसके सामने पुराने अखाड़े की मिट्टी उड़ रही थी। पहलवान एक टूटी खटिया पर बैठा था, बीड़ी का धुआं उसके चारों तरफ एक धुंध की तरह फैल रहा था। और जब चंपा ने उसके सामने रमजान अली का नाम लिया तो पहली बार वो बूढ़ा कांपा, उसकी बीड़ी हाथ से गिर गई और उसने झुकी हुई आवाज में कहा, तू कौन है जो इतने साल बाद उस नाम को दोबारा जिंदा करने आई है? चंपा ने बिना डरे कहा, मैं वही हूं जिसे उसकी चटनी ने पुकारा है। और पहलवान का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से आंखें बंद की और कहा, उस रात अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं। ये सुनते ही चंपा की सांसें रुक गईं, क्योंकि उस पल पहली बार किसी ने वो गुनाह अपने सिर लिया था जो गांव ने बरसों से दफन कर रखा था। सूरज पहलवान ने जो बताया वो किसी जले हुए खत की तरह था। उस रात पंचायत के कुछ लोग गुस्से से भरे हुए थे। किसी ने आम की चटनी को गद्दारी की चटनी कहा था, किसी ने रमजान पर झूठे खत लगाने का इल्जाम लगाया और एक गुस्साई भीड़ ने तय कर लिया था कि रमजान को गांव से मिटा दिया जाएगा। मगर रमजान भागा नहीं, वो झोपड़ी में रहा। उसने नानी के दिए हुए आम और चटनी को सीने से लगाया और कहा, अगर इस चटनी में जहर भी हो तो मैं उसे खाकर मरना पसंद करूंगा, मगर मोहब्बत का इल्जाम नहीं छोड़ूंगा। सूरज पहलवान और बाकी लोग जब झोपड़ी पहुंचे तो रमजान ने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से बस उसकी धीमी आवाज आ रही थी, मुझे मोहब्बत की सजा मंजूर है मगर नफरत का इल्जाम नहीं। लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर रमजान ने आखिरी आम का टुकड़ा खाया, चटनी की आखिरी बूंद पी और वो ही उसकी आखिरी सांस बन गई। सूरज पहलवान ने बताया कि रमजान की मौत जहर से नहीं बल्कि मोहब्बत की टूटन से हुई थी। उसने अपने आप को अकेलेपन के जहर से मार दिया। और ये सुनकर चंपा की आंखों से आंसुओं का समुंदर बह निकला। मगर कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि सूरज पहलवान ने एक राज और खोला। उसने बताया कि रमजान की मौत के बाद गांव वालों को शर्म आई और उन्होंने उसकी लाश को उसी पीपल के नीचे दफन किया जहां अब आम लगते हैं, और उसी की रूह हर साल आमों की शक्ल में लौटती है ताकि कोई एक उसे फिर से जिंदा करे। और वही काम अब चंपा कर रही थी। अब चंपा को समझ आ गया कि चटनी महज एक व्यंजन नहीं थी, बल्कि एक वादा था, एक पैगाम था जिसे हर पीढ़ी में कोई एक लड़की पूरा करती है ताकि मोहब्बत की रूह सुकून पाए। उसने अजान को सब बताया और दोनों ने मिलकर तय किया कि रमजान अली का कब्रनुमा बनवाया जाएगा गांव के बीचों बीच, ताकि लोग जानें कि मोहब्बत को मिटाया नहीं जा सकता। और उसी जगह पर हर साल इश्क की चटनी का त्योहार मनाया जाएगा। और जब पहली बार उस कब्र पर चटनी का पहला चम्मच रखा गया तो आंधी सी चली, आसमान से बूंदें टपकी। न बारिश थी न धूप, बस हल्की सी आम की खुशबू और कहीं दूर से आती एक मध्यम सी कव्वाली, जैसे रमजान अली की रूह अब चैन में हो। मगर तभी एक अजीब बात हुई। झोपड़ी में फिर से दीपक जलने लगा और अजान ने एक नया खत पाया। इस बार उसमें एक और नाम था, रमजान की बहन नसीम, जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना। और खत में लिखा था, मेरा हिस्सा अभी बाकी है, मेरी चटनी अधूरी है। अब सवाल उठा कि नसीम कौन थी और उसने अपनी चटनी क्यों अधूरी छोड़ी? क्या वो भी इस मोहब्बत का हिस्सा थी या कोई नया रहस्य अब खुलने वाला था?
चंपा ने खत को संभाला और दादी से पूछा, जिन्होंने कांपते हुए सिर्फ इतना कहा, नसीम वो नाम है जिसे हमने जानबूझकर भुला दिया था, क्योंकि उसकी चटनी में सिर्फ मिठास नहीं बल्कि जहर भी था। और अब चंपा जानती थी कि अगला कदम एक और सफर की शुरुआत है। चंपा के हाथों में जो नसीम का खत था उसमें स्याही जैसे अब भी ताजा थी, अल्फाज सधे हुए मगर कांपते हुए, जैसे किसी ने इश्क में डूबकर लिखा हो और फिर खुद को किसी साए में छुपा लिया हो। मेरी चटनी अधूरी रह गई। इस एक जुमले ने चंपा के वजूद में खलल डाल दिया था, क्योंकि रमजान अली की कहानी तो अब जाकर मुकम्मल हुई थी, मगर अगर उसकी बहन की मोहब्बत का किस्सा अब खुल रहा था तो जाहिर था कि कोई और रूह भी थी जो अब तक सुकून नहीं पा सकी थी। उसने खत को फिर से पढ़ा, हर लफ्ज को महसूस किया। उसमें जो खुशबू थी वो आम की नहीं, गुलाब जल और केवड़े की थी, जो गांव के उस पुराने कोठे से आती थी जिसे अब लोग भूतनी हवेली कहते थे, जहां कोई नहीं जाता था, मगर कहते हैं वहां कभी सुर, रंग और चटनी का अड्डा होता था। वहां लड़कियां ढोलक की ताल पर आम पीसती थीं, चाकू नहीं इस्तेमाल होता था, बस हाथों की नरमी और आंखों की हसरतें। और वहीं पर नसीम रहती थी, रमजान अली की छोटी बहन, जो आवाज में मीठी और गुस्से में नमकीन थी जैसे उसकी बनाई चटनी। दादी ने कांपते हुए बताया, नसीम की मोहब्बत भी इस पार की नहीं थी। वो गांव के जमींदार के बेटे रघुवीर से इश्क करती थी। और यह सुनकर चंपा समझ गई कि ये मोहब्बत भी सरहदों से पार थी, मगर इस बार सरहदें मजहब की नहीं बल्कि अमीरी गरीबी की थीं। और यही वजह थी कि नसीम की कहानी को दबा दिया गया, उसकी चटनी को कभी नाम नहीं दिया गया। मगर फिर भी कोई था जो अब भी उस हवेली में आम रखा आता था, कभी एक, कभी दो, कभी आधा खाया हुआ, जैसे किसी ने उसे छका और फिर तड़प कर छोड़ दिया। चंपा ने तय किया कि अगली रात वो हवेली में जाएगी, अकेली, बिना अजान को बताए, क्योंकि ये मोहब्बत औरत की थी। उसकी तासीर, उसकी मिट्टी और उसका जवाब भी औरत ही तलाश सकती थी। जब वो रात को हवेली पहुंची तो दरवाजा खुद ब खुद खुला, जैसे किसी ने उसके आने की आहट पहले से सुन ली हो। अंदर की हवा ठंडी थी, दीवारों पर गुलाब की सूखी माला लटक रही थी और एक कोने में मिट्टी की हांडी में आम रखे थे, काले पड़ चुके, मगर अब भी उनके छिलकों में एक किस्सा बसा था। और तभी एक पुराना रिकॉर्ड बजने लगा, जिसमें एक लड़की की आवाज थी, रघुवीर, अगर तुझे मेरी चटनी पसंद आई थी तो मेरे साथ क्यों नहीं आया? और फिर सन्नाटा, जैसे आवाज खुद जवाब का इंतजार कर रही हो। चंपा की रूह कांप गई। उसने उस रिकॉर्ड के पास देखा तो एक और खत पड़ा था, इस बार रघुवीर का लिखा हुआ। मैं डर गया था नसीम, तुझसे नहीं, इस दुनिया से, तेरे आमों से नहीं, तेरी नजरों से। और जब गांव वालों ने मुझे तेरे साथ देखा तो उन्होंने तेरी चटनी को जहर कहा और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुझे छोड़ दूं। उस रात जब तू चली गई मैं वापस आया, मगर बहुत देर हो चुकी थी और खत पर खून के छींटे थे, पुराने, सूख चुके, मगर अब भी ताजा, जैसे किसी ने उनको याद रखा हो। चंपा समझ गई कि नसीम ने मोहब्बत में खुद को मिटा लिया था और अपनी आखिरी चटनी हवेली में रख दी थी, ताकि कभी कोई उसे समझे, छके और मुकम्मल करे। चंपा ने उसी चटनी के रेशों को उठाया, उसकी खुशबू को अपनी चटनी में मिलाया, और जैसे ही वो पहली बार नसीम की रेसिपी पर चटनी बनाई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो सिर्फ नमकीन नहीं थी, वो आंसू मीठे थे, जैसे दर्द की मिठास। अगले दिन जब चंपा ने वो चटनी गांव में बांटी तो कुछ औरतें जो बरसों से आपस में नहीं बोलती थीं, गले लग गईं। कुछ माएं जो अपनी बेटियों को पुराने खौफ की वजह से बाहर नहीं जाने देती थीं, उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए और गांव में पहली बार नसीम की रसोई नाम की जगह बनी, जहां सिर्फ लड़कियां चटनी बनाती थीं, गाने गाती थीं और अपने दिल की बात बिना डरे कहती थीं। मगर उसी दिन एक आदमी गांव में दाखिल हुआ, सफेद बाल, कांपता बदन, आंखों में पसीजता पछतावा। वो रघुवीर था, अब बूढ़ा हो चुका, मगर उसके हाथ में वही शीशी थी जिसमें नसीम के आंसुओं की आखिरी बूंद थी। उसने चंपा के सामने आकर कहा, क्या मुझे वो चटनी छकने का हक है जो मैंने अधूरी छोड़ दी थी? और चंपा ने कहा, अगर तेरी रूह अब भी नसीम को ढूंढती है तो छक ले, वरना ये चटनी तुझे सजा देगी। रघुवीर ने कांपते हाथों से चटनी का एक चम्मच छका
और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अब समझ में आया कि चटनी सिर्फ जायका नहीं होती, ये एक इकरार होती है जो जबान से नहीं दिल से किया जाता है। और फिर वो वहीं नसीम की हवेली के बाहर बैठ गया, आंखें मूंद लीं और उसी शाम चल बसा जैसे दोनों रूहें अब मिल गई हों। चंपा ने अब वो शीशी भी अपनी रसोई की सबसे ऊंची ताक पर रख दी और उस चटनी का नाम दिया नसीम की नम्रता। चंपा की आंखों में उस छोटे से पुर्जे ने जैसे एक नई रोशनी भर दी थी। मैं चमन हूं, सिर्फ यही 3 अल्फाज, मगर जैसे किसी भूले हुए राग का पहला सुर हो, किसी अधूरी कविता की पहली पंक्ति, और उसकी थाह पाना चंपा के लिए अब जुनून बन गया था। उसने हवेली की ऊपरी मंजिल की दीवारों को छुआ जहां वो खत मिला था, और वहां अब भी किसी की गर्म सांसों की नमी थी, जैसे चमन अब भी वहीं कहीं था, ना जिंदा ना मरा, बस बीच में, उस जगह जहां मोहब्बतें अधूरी होकर इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें पूरा करे। दादी से पूछा तो उन्होंने बहुत देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर बमुश्किल बोले, चमन, वो तो नसीम से पहले आया था, उसके आमों से भी पहले। उसने ही पहली बार हवेली में आम का बीज बोया था और कहा था कि हर बीज मोहब्बत से सिंचता है और हर मोहब्बत एक दिन चटनी बनती है। दादी की आवाज कांप रही थी, जैसे उन्होंने बहुत गहराई से उस नाम को छुपाया हो, मगर अब वक्त उसे उजागर करने का था। चंपा ने हवेली के पुराने तहखाने का ताला तोड़ा, जहां कहा जाता था कि नसीम ने अपनी पहली चटनी उसी के साथ बनाई थी। तहखाना धूल, दीमकों और सूखे फूलों की बू से भरा था, मगर एक कोने में एक मिट्टी का बर्तन रखा था जिस पर सी खुदा हुआ था, चमन का पहला हर्फ। और जब चंपा ने उसका ढक्कन खोला तो उसमें कोई चटनी नहीं थी, बस सूखे आम के बीज थे और हर बीज पर एक नाम लिखा हुआ, नसीम, रघुवीर, रमजान, सूरज, यहां तक कि एक बीज पर चंपा भी लिखा था। और चंपा कांप गई, क्योंकि ये नाम उसने कभी किसी को नहीं बताया था, किसी खत में नहीं लिखा गया था। फिर ये कैसे? तभी एक बहुत धीमी सरसराती सी आवाज आई, जैसे किसी पुराने पत्ते की फुसफुसाहट। हर बीज में एक दास्तां होती है, मैं वो बीज हूं जिसे सबने बोया मगर कोई पहचान न सका। चंपा मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा की लहर और आम की खुशबू जो अब रूह की तरह बह रही थी। उसी रात चंपा को नींद में एक सपना आया, किसी पुराने जमाने का लड़का, साधा सा कुर्ता, आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कान, एक आम के पेड़ के नीचे बैठा नसीम की आंखों में देख रहा है और कह रहा है, तू जब अपनी चटनी बनाएगी उसमें मेरा हिस्सा रखना मत भूलना। और नसीम मुस्कुराते हुए कहती है, तेरी बातों का जायका तो चटनी में खुद उतर आता है चमन। फिर अचानक सपना टूट जाता है, मगर चंपा को अब यकीन हो चुका था कि चमन कोई आम लड़का नहीं था, वो हर मोहब्बत का बीज था जो हर रिश्ते में उगता है, चाहे वो रमजान की वफा हो, नसीम की नम्रता या रघुवीर की शर्मिंदगी। हर किसी की चटनी में उसकी बातों की मिठास थी, उसकी चुप्पियों की नमकीयत थी। अगली सुबह जब चंपा ने गांव की पंचायत बुलाई और सबके सामने वो बीज रखे, तो हर शख्स ने एक बीज उठाया और उसकी कहानी सुनाई। सूरज पहलवान ने रोते हुए कहा, मैंने रमजान को मारा नहीं था, मगर जब चमन ने मुझसे कहा कि हर चटनी की कीमत जान लेनी चाहिए, तब मैंने चुप रहकर सबसे बड़ा गुनाह किया। अजान ने कहा, चमन मेरी माँ की रूह में भी था। उन्होंने जब आखिरी बार चटनी बनाई थी तब उन्होंने कहा था कि कभी चमन को भूलना मत, वो हर चटनी में अपना जायका छोड़ जाता है। और फिर चंपा ने अपनी चटनी बनाई, बीज पीसे नहीं गए, उन्हें बीचों बीच रखा गया ताकि जब कोई चखे तो उन्हें महसूस कर सके। और उस चटनी का नाम रखा गया बीज की बोली, क्योंकि हर चम्मच में जैसे कोई एक नाम, एक अफसाना, एक रूठा हुआ इश्क बोलता था। मगर उस रात फिर कुछ अजीब हुआ। हवेली में सारे आम के पेड़ एक साथ हिलने लगे, हवा में एक अजीब रूहानी सी खनक थी। और चंपा को एक और खत मिला। इस बार वो खत नया था, ताज़ा, और उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अब मेरी चटनी तुम बनाओगी, मेरा नाम जरीना है और मेरी कहानी किसी आम चमन से नहीं, उस बागीबान से जुड़ी है जिसने अपने पेड़ को कभी फल नहीं लगने दिया। और अब एक और रहस्य उठ चुका था, एक और मोहब्बत की चटनी पिघलने को तैयार थी। और चंपा जान गई कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली इम्तिहान शुरू हो रहा था। जरीना,
एक नाम जो नसीम की छटनी की किताब में नहीं था, रमजान अली के दास्तानों में नहीं था, रघुवीर की आंखों के पछतावे में नहीं था, और ना ही चमन के बीजों में उसका कोई निशान था। मगर फिर भी वो एक ऐसा नाम था जिसने हवेली की जमीन को रातों रात चीर दिया, चंपा की नींदों को जैसे आंधियों में बदल दिया, और हवेली के पुराने बरामदों में हर ओर से जैसे सिसकती हुई परछाइयां निकलने लगीं, जो कहती थीं, जरीना को भुला दिया गया, मगर वो कभी गई नहीं थी। और उस रात जब चंपा को जरीना का पहला खत मिला, वो न तो पुराना था, न ही कागज का, बल्कि पीले रंग की चटनी की तरह एक जार की अंदरूनी दीवार पर उकेरा हुआ था, जिसे बस धूप में देखकर ही पढ़ा जा सकता था। और जैसे ही धूप की किरणें उस कांच के जार से टकराईं, एक नर्म सी रोशनी ने अल्फाज उकेरे, मैं जरीना हूं, उस मोहब्बत की बेटी जो फलने से पहले काट दी गई थी। मैं उस पेड़ की छांव हूं जो साया तो देता है मगर फल नहीं देता। मेरी कहानी किसी आम की नहीं, उस बागीबान की है जिसने मोहब्बत से डरकर अपने ही बाग को वीरान कर दिया। और ये पढ़कर चंपा की रूह कांप गई, क्योंकि अब तक वो समझती थी कि हर चटनी एक बन चुकी मोहब्बत का अक्स है। मगर जरीना ने पहली बार बताया कि कुछ चटनियां कभी बनी ही नहीं, कुछ मोहब्बतें पकने से पहले ही सड़ जाती हैं, और कुछ बीज जानबूझकर नहीं बोए जाते, क्योंकि उनसे जो उगेगा वो मोहब्बत नहीं, बगावत होगी। उस रात चंपा ने हवेली की सबसे पुरानी मंजिल पर रखे हुए नसीम की डायरी को फिर से खोला। पन्ने दर पन्ने पलटे, और आखिरी पन्ने पर बहुत हल्के, लगभग मिटे हुए अल्फाज में लिखा था, जरीना से मत पूछना, वो चुप है, मगर उसकी चुप्पी ज्यादा कहती है। और ये अल्फाज जैसे एक दरवाजे की चाबी बन गए, जिससे चंपा अब उस दरवाजे की ओर बढ़ी जो हवेली के उत्तर पश्चिम कोने में बरसों से बंद पड़ा था, जहां गांव के लोग जाने से कतराते थे। कहते थे वहां का बाग बंजर है, मगर रात के तीसरे पहर उसमें आमों की खुशबू आती है, और वहां की मिट्टी कभी सूखती नहीं, जैसे कोई उसे अब भी सींचता हो। जब चंपा ने उस दरवाजे का ताला तोड़ा तो जंग लगे लोहे की एक झंझनाहट हुई, जैसे किसी की नींद टूटी हो। और उस पार बाग नहीं, एक मुकम्मल जहां खुला, जहां सूखे पेड़ भी सीना ताने खड़े थे, जहां पत्तियां नहीं थीं मगर जड़ों से आम की महक आ रही थी, जहां एक पुराना झूला था जो बिना हवा के खुद ही हिल रहा था, और एक पत्थर की मूरत थी, किसी औरत की, आंखें झुकी हुई, गोद में आम रखा हुआ, मगर आम में कोई रंग नहीं, जैसे मोहब्बत को रंगने का हक उस मूरत से छीन लिया गया हो। वहीं एक पुरानी संदूक रखी थी। जब चंपा ने खोली तो उसमें पुराने कपड़े, 2 चूड़ियां, एक टूटा हुआ गुलाबी रिबन और एक छोटी शीशी नमक की पड़ी थी, जिस पर लिखा था जरीना की चटनी। मगर शीशी सूखी थी, जैसे उसमें कभी चटनी थी ही नहीं, और नीचे एक और पुर्जा रखा था, मेरी चटनी कभी बनी नहीं, लेकिन अगर कोई मेरी कहानी सुन सके तो वो इस नमक में मेरी आंसुओं की तासीर पा सकता है। चंपा अब समझ चुकी थी कि जरीना की दास्तान नसीम, रमजान, रघुवीर या चमन से बिल्कुल अलग है। ये मोहब्बत की नहीं, उसे कुचलने की कहानी है। एक बागीबान की बेटी की कहानी, जिसने बाग को सींचा मगर फलने नहीं दिया गया। चंपा ने अगली सुबह गांव की सबसे बुजुर्ग औरत राबिया खाला से मिलने का फैसला किया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो गूंगी हैं मगर सबके राज जानती हैं। और जब चंपा ने उनके सामने जरीना का नाम लिया तो खाला की आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपे, और बरसों बाद एक लफ्ज निकला, खामोश मोहब्बत। फिर उनकी टूटी फूटी आवाज में एक कहानी खुली, जैसे किसी ने बरसों से बंद संदूका का ढक्कन हटाया हो। जरीना उस वक्त जवान थी जब हवेली के बाग में सबसे पहला आम का पेड़ फूटा था, और लोग कहते थे कि उसकी छांव में जो बैठ जाए उसे मोहब्बत हो जाती है। वहीं एक दिन चमन आया, चुप, शालीन, और उसके हाथ में आम का बीज था जो वो गांव में बोना चाहता था। जरीना ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने नहीं देखा था, तन्हाई की पुकार और एक ऐसा सुकून जो सिर्फ टूटे दिलों को मिलता है। दोनों उस पेड़ के नीचे घंटों बैठते, बात करते, बिना कुछ कहे, जैसे उनकी चुप्पियों में लफ्ज ढलते थे। मगर जरीना का बाप बागीबान रहीम उसे हर दिन देखता, और हर बार एक पत्ता गिरता तो वो डर जाता, क्योंकि उसने अपनी जवानी में एक चटनी बनाई थी जो इतनी तीखी थी
कि उसकी बीवी ने उसे खाकर खुदकुशी कर ली थी और तब से वो मानता था कि मोहब्बत जहर है और चटनी उसका जरिया। वो हर फल को सड़ने देता